हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। मतलब फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके यूज क्या है, सारी चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, आपको बता दिया जाए भाई, इस वक्त जो हम फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट है वो कहाँ पढ़ रहे हैं भाई, वो हम पढ़ रहे हैं सर कैटालिसिस वाली यूनिट में। भाई हमारे पास बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, इसको हम पढ़ रहे हैं, जिसकी सेकंड यूनिट है जिसका नाम है कैटालिसिस, है ना, उसको हम पढ़ रहे हैं। और उसमें अब तक हम 6 लेक्चर कर चुके हैं भाई, 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज जो है हमारा वो लेक्चर नंबर कौन सा है, 7। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 7 है, मतलब 7th लेक्चर है वो हम करने वाले हैं। और इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं ये भी सुन लो एक बार भाई, ये भी सुन लीजिए भाई सब क्या है। देखिए भाई, हमको पता है पहले लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन ये हम कर चुके हैं। कैटालिसिस के टाइप कौन कौन से होते हैं ये भी जान चुके हैं। कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कवर कर चुके हैं भैया ना। थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस कौन कौन सी थ्योरी होते हैं वो सब हम जान चुके हैं। डीएक्टिवेशन कैसे होता है किसी भी कैटालिस्ट का, फिर उसको वापस से रीजनरेट कैसे करते हैं वो भी हम जान चुके हैं। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है फेज ट्रांसफर कैटालिसिस, जो आज हमें करना है। और इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा जिसका नाम है माइकलिस मेंटन इक्वेशन, और साथ ही साथ टर्नओवर नंबर, जिसको हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। दैट्स ऑल, यूनिट आपकी ओवर। चलिए भाई, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास जिसका नाम है फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। भाई देखिए सुनिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो हमने थ्योरी इसकी पहले से आपको लिख रखी है ताकि आपको दिक्कत महसूस ना हो, है ना। और लेक्चर भी ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि लिखते लिखते ना कभी कभी क्या होता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लिखते रखते हैं, लेक्चर बहुत बड़ा चला जाता है, जितना समझने में इतना टाइम नहीं जाता उससे ज़्यादा लिखने में चला जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा लिख लिया है ना, आपको भी नोट्स मिल जाएंगे और चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे, ताकि कम टाइम में हम अच्छे से समझने पे ज़्यादा फोकस करना है। हमारा मेन फोकस क्या रहता है भाई, हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उसको लिख तो आराम से लेते हैं बंदे, जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख ले, इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख ले, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है वो दोनों में लिख ले। बट होना क्या है, सबसे पहले हमें उस चीज़ को समझ में आना चाहिए। तो हमारा मेन पर्पस है चीज़ों को समझना। चलिए भाई, टॉपिक का नाम है फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट। क्या होता है, एक समस्या है। समस्या क्या है, हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है। अच्छा, कोई भी रिएक्शन हो, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, वो हमेशा किसी न किसी सॉल्वेंट के अंदर होती है, ये तो आपको पता ही होगा। हमारे पास जो भी रिएक्टेंट है हम उनको किसी न किसी चीज़ में घोलेंगे ना, एक मीडियम देंगे ना, एक सॉल्वेंट होगा, उस सॉल्वेंट के अंदर उस रिएक्शन को हम कराते हैं। इतना तो पता। भाई सॉल्वेंट क्या हो सकता है सर, सॉल्वेंट हमारा वाटर भी हो सकता है, या सॉल्वेंट हमारा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कीटोन है, एसीटोन है, या ईथर है, या बेंजीन है, या फिर कोई और है। बहुत सारे हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक के अंदर भी। इधर हमारा इनऑर्गेनिक मोस्टली यूज होने वाला वाटर है। अगर आपसे कहा जाए कीमत किसकी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है ना वो थोड़े से महंगे आते। पानी तो हमें अच्छे से अवेलेबल हो जाता है भाई, कहीं नहीं है तो ट्यूबवेल लगा लो, नल लगा लो, आराम से पानी बहुत सारा मिल जाएगा, आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को लेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि केमिकल्स को खरीदना है, तो सर आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। ये चीज़ होती है। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं भाई, ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि जो रिएक्शन होते हैं ना वो किसी न किसी सॉल्वेंट में होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो वाटर में हो जाती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो वाटर में सर होती नहीं है, और वाटर में नहीं होती तो फिर हमें कहाँ करानी होती है, उनको फिर हमें कराना होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। और सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कराएंगे तो थोड़ी सी महंगी होगी ना रिएक्शन थोड़ी सी महंगी साबित होगी। अब आते हैं हम थोड़ा सा इंडस्ट्री के लेवल पर। जैसे कोई भी कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, बहुत सारी चलती है दुनिया की, कोई भी कंपनी ले लेना, रिएक्शन तो भाई आपको करानी ही करानी है वहाँ पर। बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्री दवाइयाँ बना रहे हैं, रिएक्शन तो करानी पड़ेगी ना, कि इससे इसके रिएक्शन कराओ ये बन जाएगा, जो बाद में आगे ये करेगा। जो भी है XYZ, दवाइयों की फैक्ट्री हो, सीमेंटेड कंपनी हो, या कोई भी अदर, मतलब मान लीजिए आपके ड्रिंक्स वाली होती हैं, अल्कोहल फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे बियर फैक्ट्री है या कोई और है, बहुत सारी होती है ना दुनिया में, जितनी भी इंडस्ट्री है सब जगह कोई ना कोई रिएक्शन हमें करानी होती है।
अब जो रिएक्शन वाटर के अंदर हो रही है वो सस्ती पड़ती है कंपनी वालों में, लेकिन जो भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो रही है तो वो तो उनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को खरीदना पड़ेगा उन्हें बहुत सारा, फिर उनको रिएक्शंस को कराना पड़ेगा। भाई ये जो है ना, ये जो बंदा है जिसको हम फेज ट्रांसफर कैटालिसिस कहते हैं या कैटालिस्ट कहते हैं, ये बहुत अच्छा बंदा है। ये काम क्या करता है ना, जो रिएक्शन वाटर में नहीं हो सकती, सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो सकती है, उनको उठा के वाटर में करवा देता है। वाटर में हम चाह रहे हैं भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, वाटर में हो रही है ऑर्गेनिक में नहीं हो रही, वो उठा के ऑर्गेनिक में करवा देता है। ये इतना अच्छा बंदा है, सस्ते को महंगा और महंगों को सस्ता करा सकता है। सर फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का मतलब क्या है, जरा इधर सुन लीजिए। मतलब कहने का ये है कि ये किसी भी रिएक्टेंट को उठाकर दूसरे में जाकर रिएक्शन करवा सकता है जहां पर वो रिएक्शन कभी भी नहीं करता है। इसको अभी हम समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। पहले इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं ना फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के, उनको पॉइंट को जान लेते हैं। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट मतलब पीटीसी, इसको आप पीटीसी के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानेंगे, पीटीसी के नाम से भी जानते हैं। इट इज पीटीसी, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। क्या है भाई? ए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं पीटीसी, इज ए कैटलिस्ट दैट फैसिलिटेट द माइग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर फेज वेयर द रिएक्शन इज अकर्स। कुल मिलाकर ये मैंने दो फेज ली, एक पानी ले रखा है एक्वस फेज, दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रखा है। भाई आपको पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। सर मिक्स नहीं होंगे तो दोनों की लेयर अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो इसमें होता क्या है, जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट को एक फेज से पकड़ेगा, जो दूसरे में जाता ही नहीं उसको लेकर वहां लेके जाएगा, जो दूसरे में जाना ही नहीं चाहता उसको वहां लेके जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर क्या होता है सर, माइग्रेशन होता है एक रिएक्टेंट का किसी एनोदर फेज, यानी कि दूसरे किसमें फेज में, एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने का काम करता है। पहली बात तो ये होगी, सर एक कोरियर का काम कर रहा है, रिएक्टेंट को पकड़ा, भाई तू यहाँ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, तेरे को उधर करनी है बिल्कुल करनी, चल मैं लेके चलता हूँ। वो खुद नहीं जा सकता, वो उसको जाने नहीं दे रहा, कोई बीच में पार्टीशन है, तो वो क्या करेगा, उठा के ले जाएगा और दूसरी फेज में जाके पटक देगा। सर ये काम किसका है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का है। दूसरी बात आती है, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिसिस। बिल्कुल भाई, ये हमारे पास एक हेट्रोजिनस कैटालिसिस की स्पेशल फेज होती है। मतलब यहाँ पर तो भाई पहले बता चुका, आप ये नहीं पूछेंगे सर हेट्रोजिनस कैटालिसिस क्या होती है, क्योंकि हम बता चुके हैं रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में होता है, दैट इज होमोजेनस, और डिफरेंट फेज में होता है तो हेट्रोजिनस। तो ये हमारा एक हेट्रोजिनस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट भाई हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि आयनिक रिएक्टेंट्स आर insoluble in organic phase in absence of phase transfer catalysis, phase transfer catalysis, but they are soluble in aqueous phase। बस यही जानना है सर। हमको पता है कोई आयनिक रिएक्टेंट है, कोई भी आयनिक रिएक्टेंट है, जो आयनिक कंपाउंड है, उनको मैं पानी में घोलूंगा सर घुल जाएंगे। ऑर्गेनिक मतलब हम बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट में घुलना है, पानी में घुलना है, एक्वस फेज में घुलना है, वो घुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में घोलूंगा तो नहीं घुलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में घोलूं तो नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर मैंने फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट डाल दिया तो उनको घुलना पड़ेगा, उधर भी घुलना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा इसका काम है, जो इम्पॉसिबल चीज है ना उनको पॉसिबल बनाने का काम करता है। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट आर स्पेशली यूजफुल इन ग्रीन केमिस्ट्री। इसका यूज जो होता है ना भाई ग्रीन केमिस्ट्री में होता है। ग्रीन केमिस्ट्री हमारी एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जो पैसा बचाने का काम करते हैं इंडस्ट्री में, जो महंगे महंगे काम है ना उनको सस्ते में करवाने का काम करती है ग्रीन केमिस्ट्री। भाई अलाइंग द यूज ऑफ वाटर वी नीड फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इज रिड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जरूरत को कम करता है, वाटर की जरूरत को बढ़ा देता है। दैट्स द फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये है हमारे फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की थोड़ी सी ब्यूटी। चलिए हम बात करते हैं सर कौन कौन से होते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। जरा इधर देखिए, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जो होता है ना, दे आर मैनी टाइप्स ऑफ, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, जैसे कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, या फिर फॉस्फोनियम सॉल्ट, क्राउन ईथर्स, क्रिप्टलैंड्स, है ना। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के एग्जाम्पल है। अच्छा, इनमें से जो हमारे पास ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी है। क्या लिखा है, अमॉन्ग दीज quaternary ammonium salts are cheapest and has the most widely used in the industry।
भाई सबसे सस्ता पड़ता है ना, इसलिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज हम इसी का करते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का एज ए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। होता क्या है, कितने टाइप का होता है। नाउ कम टू द मेन पर्पस, दैट इज प्रिंसिपल। भाई काम कैसे करता है ना, या फिर हम बात करते हैं क्या है भाई इसका प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ पीटीसी, पीटीसी मतलब फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन फेज ट्रांसफर एजेंट to facilitate the transport of one reactant from one phase into another phase where the reaction occur है ना, या फिर बोल सकते हैं where in the other reactant exist। ओके भाई एक रिएक्टेंट है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, एक दूसरा है वाटर में सॉल्युबल। अब दोनों को पास पास तो आना पड़ेगा ना भाई, पास पास तो आना पड़ेगा। अब उनमें से करता क्या, फेज ट्रांसफर ही अकेला ऐसा बंदा है जो एक को उठाकर दूसरे में ले जाएगा, दोनों को मिलवा देगा, रिएक्शन करवा देगा, ठीक है ना। तो यही कहानी है। द रिएक्शन इज मेड पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग टुगेदर रिएक्टेंट्स विच आर ओरिजिनली इन डिफरेंट फेज, जो एक्चुअली अलग अलग फेज में होते हैं, उनको उठाकर एक ही फेज में ले जाने का काम करता है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। बस यही इसका प्रिंसिपल है और कुछ नहीं, ये काम है उसका। अब है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। सर इसके मैकेनिज्म क्या, काम कैसे करता है, इसको ना ऐसे समझते हैं। देखिए मैंने ये ले रखा है, एक बीकर टाइप लेकर रखा है, ठीक है ना, ये बीकर टाइप है, मान ले सकते हैं। ये हमारे पास एक वाटर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज एक्वस फेज, एक्वस फेज, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये तो हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट हो गया, मतलब पानी है नीचे, ऐसे मान के चलिए भाई, जैसे मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और यहाँ पर क्या ले लिया है हमने, जो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया। अब बात ये है भाई, बात ये है कि दोनों ये एक दूसरे में मिलेंगे तो है नहीं। अगर आप देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और वाटर को, तो ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते। और नहीं होते तो क्या होगा भाई, नहीं होते तो ये होगा बीच में एक क्या बन जाएगी, एक फेज बन जाएगा। आपको दिख रही नहीं दिख रही, दिख नहीं रही, चलो रुको अभी देखते हैं, करते हैं इसका। अरे अरे ठीक है, इधर देखिए, दोबारा से किसी और कलर से करते हैं कि आपको दिख जाए। चलो रेड ही बना देते हैं ना, ताकि आपको रेड कलर दिख जाएगा, ये ठीक है। ओके अभी आई थिंक नजर आ रहा होगा कि जो ये व्हाइट पोर्शन अलग है, ब्लू वाला पोर्शन अलग है। तो जो ब्लू है वो मैंने मान लिया पानी ले रखा है, और जो व्हाइट वाला मेरा क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब ऐसे मान के चलिए मेरे पास ना एक, इस पेन से करता है, आप आराम से दिख जाएगा ना, ठीक है दिख रहा है। चलिए मैंने यहाँ पर एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट लिया, और फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को मैंने डाल दिया कहाँ पर, QX बोल देते हैं, चलिए ये QX है, Q पॉजिटिव होगा और X नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये हमारा एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, और ये पानी में घुला हुआ कोई भी रिएक्टेंट है जिसको रिएक्शन करनी है, वो मान लीजिए कौन है, Y है, क्या है, Y नेगेटिव। तो ये होता क्या भाई, होगा ये कि जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है वो अपने एनायन एक्सचेंज करता है, मतलब Y को खुद ले लेगा, X को बाहर कर देगा, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से आपका Y नेगेटिव, सॉरी X नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, और ये क्या होगा, Y इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी QY बन जाएगा, जहां पर Q पॉजिटिव और Y नेगेटिव। अब भाई साहब ये था, कुल मिलाकर ऐसे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक्वस फेज में कौन था, एक्वस फेज में हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक्वस फेज में हमारे पास एक रिएक्टेंट है R क्या है, मान लीजिए RX, ठीक है, RX है, RX मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अब इसकी रिएक्शन मुझे Y नेगेटिव से करानी है, RX की रिएक्शन किससे करानी है मुझे, Y नेगेटिव से। अब Y है हमारा एक्वस फेज में, और RX हमारा सॉल्युबल है ऑर्गेनिक फेज में। इसको इधर मिलाऊंगा, इसके उधर मिलाऊंगा, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं रहे। अब मैं रिएक्शन कैसे कराऊंगा भाई, या तो मैं Y को इधर लेके जाऊं,
या फिर मैं RX को इधर लेके आऊं, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। तो करना क्या है भाई, हमने लिए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। अब फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या करता है, अपने एनायन को छोड़ेगा और जो एनायन इसमें है उसको लेके आएगा। और ये बंदा ऐसा होता है जो दोनों जगह सॉल्युबल होता है, एक्वस में भी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी। तो ये क्या करेगा, ये यहां से जैसे आया, इसके बाद इसने अपना एनायन एक्सचेंज किया, फिर ये आर पार जा सकता है भी। कहां जा सकता है, आर पार। ये हमारा जो बीच में इंटरफेस है, ये क्या भाई, दिस इज इंटरफेस, जो रेड कलर की है दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब दोनों फेज के बीच की स्टेट है, जिसको कोई पार नहीं कर सकता, केवल कौन कर सकता है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो जैसे ही हमारा क्या करेगा, बाहर जाएगा, इधर जाएगा, क्यू प्लस और वाई निगेटिव। अब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो इसका y आएगा, इसके x को हटाएगा, और x हटाने के बाद x निगेटिव यहाँ पर क्या यहाँ मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पर बन जाएगा Q, सॉरी एक मिनट, यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से आया, ये जो R था, ये जो R था, ये R क्या करेगा, ये y निगेटिव आएगा, x को बाहर करेगा, तो ये बन जाएगा RY, ठीक है, प्लस, और साथ में कौन बनेगा, Q, और Q के साथ कौन मिल जाएगा, वापस से x मिल जाएगा, तो Q प्लस और x माइनस। अब ये यहां से यहां आ सकता है, इधर से इधर। कुल मिलाकर इसका काम ये है कि इधर के बंदे को इधर पहुंचाना, इधर के बंदे को इधर पहुंचाना, और इस तरह से पूरी प्रोसेस करता रहता है और रिएक्शन को कराता रहता है। मतलब हमने इसका अगर हम बात करें कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म ये है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड डिजोल्व इन द एक्वस फेज। देखिए यहाँ पर ये हमने क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड ले लिया, मान लीजिए Q मतलब क्वाटरनरी, हैलाइड मतलब X माइनस, तो क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड है जो कि एक्वस फेज में क्या है, डिजोल्व है, डिजोल्व इन एक्वस फेज, जिसको Q प्लस और X माइनस से दिखाया। अंडरगो एनायन एक्सचेंज विद द एनायन ऑफ रिएक्टेंट डिजोल्व इन द एक्वस फेज। सबसे पहले क्या करता है वो, एनायन एक्सचेंज करता है जो एक्वस फेज में प्रेजेंट होता है। इसका एनायन इसके पास, इसका बाहर, तो ये बन गया हमारा। उसके बाद क्या बोला भाई, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला हमसे द आयन पेयर फॉर्म्ड Q प्लस X माइनस कैन क्रॉस द लिक्विड इंटरफेस ड्यू टू द लिपोफिलिक नेचर। लिपोफिलिक नेचर भाई ऐसा होता है जो हमारा क्या करता है, वाटर और आपका क्या ऑर्गेनिक फेज है, उन दोनों के बीच के जो आर पार निकल सके, दैट नेचर इज लिपोफिलिक नेचर, है ना। तो लिपोफिलिक नेचर होने की वजह से वो क्या करता है, लिक्विड इंटरफेस को क्रॉस कर जाता है, आपस में चला जाता है, एंड डिफ्यूज फ्रॉम द इंटरफेस इनटू द ऑर्गेनिक फेज, और उसको डिफ्यूज करके ऑर्गेनिक फेज में चला जाता है। दिस स्टेप बीइंग द फेज ट्रांसफर, इसी स्टेप को हम कहते हैं फेज ट्रांसफर। उसने भाई क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इस फेज से इसमें पहुंच गया, यानी फेज का ट्रांसफर कर दिया, वाई को यहां से उठाया, उठाने के बाद दूसरे फेज में पहुंचा दिया, बस। इसके बाद क्या बोला उसने, इन द ऑर्गेनिक फेज एनायन ऑफ द आयन पेयर being quite nucleophilic undergo a nucleophilic substitution reaction with the organic reagent forming the desired product, और R वही आपका बन जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये हमारा पहुंच जाता है ऑर्गेनिक रिएजेंट में, तो इसका एनायन जो है इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और वाई जाकर इससे लग जाएगा, और डिजायर प्रोडक्ट हमें जो चाहिए था RY वो मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, द कैटलिस्ट सिक्वेंटली रिटर्न टू द एक्वस फेज एंड द साइकिल कंटिन्यू, और उसके बाद वापस से जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है वो फिर से कहाँ जाता है, एक्वस फेज में, और इसी तरह से साइकिल को करता रहता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यही था हमारे पास फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, और ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए हमने इसकी थ्योरी को लिख लिया था। बाकी सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स खाली है, तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अगले आने वाले लेक्चर से पहले हमें ये चीज़ क्लियर कर दी, तो मैं आपको बहुत ज़रूरी उन चीज़ों को क्लियर करूँगा, है ना, जल्द से जल्द करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हमारा जो टॉपिक है या फिर हमारी यूनिट है कैटालिसिस वो हो जाएगी फिनिश। फिर उसके बाद अगली यूनिट करेंगे जो पेपर फर्स्ट की केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए एक ही उम्मीद रखना चाहेंगे कि भाई जितना हो सके उतना लेक्चर को शेयर करो, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट है, बैचमेट है, भाई अगर आप करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए फिर चलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।